जी बिल्कुल कौशल, इसी पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि आप जो मेहनत की बात कर रहे थे कि ग्राउंड पर मेहनत करनी होगी, तो कांग्रेस वैसी मेहनत करती हुई कांग्रेस नजर नहीं आती और फिर बाद में जब चुनाव हारते हैं तो पार्टी वर्कर्स को सीधे बोला जाता है कि नहीं, ये बीजेपी ने कुछ किया है गलत, इस वजह से बीजेपी जीती है। लेकिन ये बात सच है कि आप असम का इलेक्शन कैसे लड़ रहे थे? असम का इलेक्शन आप ऐसे लड़ रहे थे कि पवन खेड़ा दिल्ली में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि हेमंता बिस्वा की जो वाइफ है उनके पास किसी मुस्लिम कंट्री का उनके पास पासपोर्ट है, वो वहां की नागरिक है, और भाग जाते हैं, कोई सबूत नहीं देते। गोगोई लगातार इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन यही विपक्ष की यही आदत उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन रही है। कहां से आएगा कौशल? विपक्ष की यही आदत उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन रही है, आरोप लगाना और भाग जाना। कई बार ऐसे मौके आए, बीजेपी भी कहती है कि भाई राहुल गांधी कुछ आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं, साबित नहीं करते हैं। बीजेपी के तमाम नेता इस तरह की बात करते हैं कि भाई अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसके तथ्य दीजिए, खाली कह देने भर से किसी पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है। अब आज ही का देख लीजिए, ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर फिर निशाना साध रही हैं, कह रही है चुनाव आयोग मनमर्जी कर रहा है। अरे भाई, बंगाल के वोटरों ने भी तो कुछ सोच के ही वोट किया होगा ना, जो नतीजे के रूप में आज सामने आ रहा है। आप अगर इस तरह से आरोप लगा रहे हो तो कम से उन वोटरों का भी अपमान है। अगर उन्होंने जनादेश आपको यहाँ देकर बीजेपी को दिया है, उसको मौका दिया है, तो आप ऐसे आरोप लगाकर आप खुद को बचा नहीं सकते। ये खुद को बचाने की कवायद है, ये अब नहीं चलने वाली है। जी बिल्कुल, और कांग्रेस जो कर रही है, कांग्रेस चुनाव जो है संदीप जी, ये सवाल नया सवाल लेकर आया हूं कि चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी की तरह हार्डकोर ग्रास रूट पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैं कहीं सुन रहा था कि बीजेपी हजारों चौपाले करती है और आरएसएस भी उसमें मदद करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पवन खेड़ा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उससे वोट्स आपको मिल जाएंगे, अगर आपको लगता है कि आप कोई भी एलिगेशन लगा देंगे उससे आपको वोट्स मिल जाएंगे, अगर आपको लगता है कि अगर असम में चुनाव है दिल्ली में बैठकर पीसी करने से कुछ मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल में चुनाव है राहुल गांधी कार में बैठकर कहीं पर कुछ बयान दे देंगे उससे कुछ मिल जाएगा, आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो चीज नहीं समझ पा रही है जो कांग्रेस को बहुत पहले समझ जानी चाहिए थी। कांग्रेस को अपना काडर, जो उसको बहुत मजबूत काडर जो बना बनाया मिला जवाहरलाल नेहरू के टाइम से जो मिला, उस काडर को राहुल गांधी क्या संभाल नहीं पा रहे हैं? उस काडर को क्या राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं? क्या राहुल गांधी पॉलिटिक्स की जो नब्ज है उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं? और क्या राहुल गांधी को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी पोस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष जरूर है, लेकिन राहुल गांधी पूरा होल्ड रखते हैं पार्टी के ऊपर। तो राहुल गांधी जो है वो क्या समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां काम करना है? क्योंकि बात दरअसल ये हो रही है कि निशाना लगाना है तुर्की पे, मान लीजिए वो निशाना लगा रहे हैं अफगानिस्तान में, इस टाइप का कुछ है कि इधर निशाना लगाना है, निशाना उधर लगा दिया जा रहा है। राहुल गांधी मिसफायर कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी मिसफायर कर गए हैं। आप ये कह सकते, राहुल गांधी का जो दौर आया है, देखिए, एक इंदिरा जी का दौर, राजीव गांधी का दौर था, पंडित नेहरू का दौर था, उनके दौर में दूसरे लोगों की राजनीति ऐसे लगती थी जैसे मिसफायर कहे गए हैं। अब राहुल गांधी की जो राजनीति है वो टक्कर ले रही है मोदी जी से, और मोदी जी का एक मैजिक देश के अंदर चल रहा है। जिस तरीके से बंगाल का जीतना हो, जिस तरीके से उड़ीसा का जीतना हो, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का जीतना हो, राजस्थान का जीतना हो, अब जिधर देखेंगे बीजेपी की स्टेट दिखाई देती है। वो अलग बात है कि केंद्र में जो सरकार चल रही है लंदन की चल रही है, लेकिन राहुल गांधी का समझ से बाहर की बात है कि राहुल गांधी कहाँ मिस जाते हैं, कहाँ नहीं कर जाते हैं। जबकि राहुल मिशन में भी फंसे हुए नहीं है, वो चरित्र के भी ठीक है, कोई उनके ऊपर कोई बलात्कार का या कुछ ऐसा आरोप है, लेकिन उन सब के बावजूद ऐसा होता है कि एक विजय जो पार्टी बनाते हैं 2024 में, वो अपनी सरकार बना लेते हैं। वहां पर कांग्रेस भी फेल हो जाती है, बीजेपी भी फेल हो जाती है, वहां डीएमके भी फेल हो जाती है, आईडीएमके भी फेल हो जाती है। और जहां बंगाल की बात आती है तो बंगाल में देखिए ममता बनर्जी फेल हो जाती है, कांग्रेस फेल हो जाती है, ओवैसी जी फेल हो जाते हैं और बीजेपी जीत जाती है। तो ये चीजें, ये गणित हमें समझना पड़ेगा, आखिर क्या वजह है कि जहां कांग्रेस और बीजेपी टक्कर में आ रही है वहां कांग्रेस हार जाती है और बीजेपी जीत जाती है। जबकि कहीं अगर कोई नया व्यक्ति खड़ा हो जाता है, जैसे आप अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में बीजेपी सर्वाइव नहीं कर पाती है, आप देखिए केरल में सर्वाइव नहीं कर पाती है, तमिलनाडु में एक नया व्यक्ति आकर के सरकार बना देता है। तो बिल्कुल आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पर रुझानों में डीएमके तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, तो वहीं टीवी के नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है तमिलनाडु में। मतलब थलापति विजय का
जो जादू है वो खुलकर बोलने लगा है अब तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रुझानों में विजय की पार्टी जो है वो नंबर 1 पार्टी बनकर उभर रही है और AIADMK रुझानों में दूसरे नंबर पर है। मतलब स्टालिन के लिए बहुत बड़ा झटका है, स्टालिन के लिए बहुत बड़ा झटका है और रुझानों में स्टालिन को यह बड़ा झटका लगता मिल रहा है। विजय थलापति जो सीधे तौर पे एक लैंडस्लाइड विक्ट्री बोल लीजिए, इसको एक करिश्मा बोल लीजिए, इसको जादू बोल लीजिए हिंदी में, या इंग्लिश में इसको मैजिक बोल लीजिए, लेकिन थलापति विजय का जो मैजिक है वो चल रहा है, वो तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। थलापति विजय ने वो कर दिखाया है जो शायद हमने लंबे समय से नहीं देखा, कि कोई नई पार्टी आती है, कोई नया चेहरा आता है और वो एकाएक पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदल देता है एक स्टेट का। वो थलापति विजय ने यहां पर किया है। थलापति विजय जो कल तक फैंस के लिए जाने जाते थे, बड़ा भारी उनका फैन बेस है, उसके लिए जाने जाते थे, लेकिन अब वो शायद मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या वो अपने जो उन्होंने दावे और वादे किए हैं कि सोना देंगे, 8 ग्राम सोने की उन्होंने बात की है कि हर दुल्हन जो बनेगी जहां शादी होगी उसको 8 ग्राम सोना दिया जाएगा। तो ये तमाम जो उन्होंने दावे किए हैं, ये दावे और वादे जो हैं क्या पूरे कर पाएंगे विजय? और विजय क्योंकि सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं तमिलनाडु में, विजय तिलक उनका हो सकता है। तो ऐसे में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि तमिलनाडु में विजय ने जो कर दिया है, इसके बाद क्या स्टालिन की पॉलिटिक्स को भी अब खतरे में पड़ गई? स्टालिन की पॉलिटिक्स भी हमारे साथ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टालिन की पॉलिटिक्स कितनी खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि टीवी के जिस तरीके से एंट्री ले रही है और टीवी के जिस तरीके से आगे दिख रही है। संदीप जी, ये हम जानना चाहेंगे कि टीवी के विजय थलापति जो नंबर्स दिखा रहे हैं, जो नंबर्स स्क्रीन पे हमारे यहां फ्लैश हो रहे हैं कि टीवी के 110 तक पहुंच चुकी है, डीएमके 60 पर और AIADMK 64 नंबर पर झूल रही है, तो इसके बाद क्या ये चीज हम समझ लें कि अब स्टालिन की जो पॉलिटिक्स है वो वहां पर खतरे में नजर आ रही है? संदीप जी। तो उससे तो चाहे AIADMK हो चाहे DMK हो, सभी की जो राजनीति है वो आज की तारीख में खतरे में आ गई है और बहुत बड़ा बदलाव मैं इसको कह सकता हूँ। लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा, जब मोदी जी की लहर चल रही है, उड़ीसा मोदी जी जीत रहे हैं, बीजेपी जीत रही है, बंगाल जो क्रिटिकल स्टेट था जिसको कहते थे वहाँ ममता से पार पाना मुश्किल है, उसको बीजेपी जीत रही है, मोदी जी जीत रहे हैं। क्या वजह रही? जो तिलक जो नेता भी नहीं थे, एक अभिनेता थे, वो वहां पर बीजेपी को भी हरा देते हैं, वो AIADMK को भी हरा देते हैं, वो DMK को भी हरा देते हैं। ऐसा क्या जादू लोगों के सर पर चढ़ करके उनका बोला है, जो बड़े बड़े राजनीतिक दलों को उन्होंने वहां पर पटकनी दे करके सरकार बनाई है? तो कई चीजें हैं, अभी आने वाले समय में धीरे धीरे चीजों पर और ज्यादा स्टडी करेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्या वजह है। क्या ऐसे दूसरे स्टेट्स में भी कोई अगर हीरो खड़ा हो जाएगा अपनी पार्टी बना करके, क्या वो बड़े बड़े राजनीतिक दलों को, राजनीतिक पंडितों को चित कर देगा, या जनता उसके पीछे कितनी लामबद्ध हो सकती है? क्योंकि बंगाल में पहले मिथुन चक्रवर्ती को फेस बनाने की, अभी भी मिथुन चक्रवर्ती को आगे रखा गया, लेकिन उस तरीके का जादू मिथुन चक्रवर्ती का नहीं चला जैसा तमिलनाडु में विजय का चल गया। जी बिल्कुल, विजय का जादू तो चल रहा है, लेकिन अब जैसा कि हमारे साथ हमारे सहयोगी कौशल भी जुड़े हुए हैं, जैसा कि कौशल भाई अभी संदीप जी बता रहे थे हमको, संदीप जी बता रहे थे कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि मोदी मैजिक जिसकी बात की उन्होंने, अब आपने भी अक्सर ये देखा होगा कि घर के किचन में एक मसाला आने लगा, मसाला मैजिक, कि अगर उस मसाला मैजिक को किसी भी खाने में डाल दीजिए तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। ऐसा ही ठीक देख रहे हैं कि चुनावों में जैसे ही मोदी मैजिक का तड़का पड़ता है, जहां जहां मोदी मैजिक दिखाई देता है वहां पर बीजेपी का जो स्वाद है बहुत सुधर जाता है। तो ये चीज एक और देखेंगे कि मोदी मैजिक को लेकर लगातार विपक्ष कहता है कि नहीं, अब नहीं है मोदी मैजिक, हर 1-2 साल के बाद कहता है अब नहीं है मोदी मैजिक। 2024 में विपक्ष को थोड़ा मौका मिला, विपक्ष ने कहा कि मोदी मैजिक इज ओवर, तो मोदी मैजिक खत्म हो गया। लेकिन अब पश्चिम बंगाल जो एक ऐसा किला जिसको भेदने पर कहा जाता था कि बीजेपी इसको नहीं भेद पाएगी क्योंकि ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग लीडर है, उसको भेदना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज जैसा संदीप जी बता रहे हैं कि मोदी मैजिक के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। मतलब मोदी मैजिक अभी भी वैसा ही है जैसा 2014 में दिखा था, मतलब लगातार जारी है मोदी मैजिक। हाँ बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी जीत बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है, तो इसका साफ संदेश है कि मोदी मैजिक अभी बरकरार है और ये अभी सिर्फ यही बात खत्म नहीं होती है, अभी आगे और भी लड़ाई है, अभी और भी चुनाव है और जिन जिन राज्यों में भी अभी 2027 में चुनाव है, 2029 में लोकसभा चुनाव है, ये निश्चित तौर पर ये मोदी मैजिक आगे भी देखने को मिलेगा और
क्योंकि उसकी उसकी वजह भी है भाई, बीजेपी का कार्यकर्ता एकदम जुड़ा हुआ है, एकदम लगा हुआ है, मेहनत में लगा हुआ है। अब जैसे अभी पश्चिम बंगाल और ये 5 राज्यों का चुनाव हो गया, बीजेपी ने अगली तैयारी कर ली होगी, 2027 के चुनाव में अब जुट जाएगी बीजेपी, यहाँ सरकार बनेगी और वहां बीजेपी अगली चुनाव की तैयारी में जुट जाएगी। 27 का चुनाव खत्म होगा तो 2029 की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो जब तैयारी इतनी तगड़ी होती है, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव इतना तगड़ा होता है, संवाद इतना अच्छा होता है, तो मोदी मैजिक तो फिर चलना ही चलना है, जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल, मोदी मैजिक की जो हम लोग बात कर रहे हैं कि मोदी मैजिक अभी भी जारी है। संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप जी के पास पहुंचेंगे। संदीप जी ये बताइए मुझको कि अगर मोदी मैजिक अभी चल रहा है, साल चल रहा है 2026, नरेंद्र मोदी 2029 में है चुनाव, तो क्या उस लोकसभा चुनाव में आपको ऐसा लगता है कि मोदी मैजिक जो अभी तक लगातार जारी है, बरकरार है, 2029 तक अगर ये पहुंचता है तो क्या एक बार फिर 2029 में जो कांग्रेस जो उम्मीदें पाले बैठी है, जो इंडिया अलायंस को वो बना के चल रही है कि इंडिया अलायंस के थ्रू हम 2029 में तो कम से कम 3 बार कुछ नहीं कर पाए, चौथी बार तो कुछ कर लेंगे, तो आपको लगता है कि लेकिन ये मोदी मैजिक जो है ये तो वैसे ही इंटैक्ट है, ये तो मोदी मैजिक वैसे ही का वैसा ही है, तो 29 में क्या करेंगे फिर विपक्ष? देखिए, जिस तरीके से हम मोदी मैजिक की बात, मुझे लगता है जो मोदी मैजिक 2014 में नहीं चला, 19 में नहीं चला, 24 में नहीं चला, उससे भी बड़ा बम्पर मोदी मैजिक कह सकते हो, क्योंकि उस वक्त बंगाल मोदी जी ने और बीजेपी ने, और आज की तारीख में तो उड़ीसा जीत लिया। तो इसका मतलब तो यह है कि जो चीज पहले नहीं बनी, जो पिछले चुनाव में मोदी जी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, लगता है अब की बार जरूर वो 400 पार हो सकती है। जिस तरीके से आपने बंगाल जीत करके एक हिस्ट्री बना दी है, उड़ीसा जीत करके आपने हिस्ट्री बना दी है, जिस तरीके से बिहार में मजबूत होकर के दिखाया है, सरकार चल रही है, आपकी उत्तराखंड में लगातार सरकार चल रही है, आपकी राजस्थान में सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है, गुजरात में सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार चल रही है, तो इधर उधर सरकार चल रही है और अब बंगाल में आपकी सरकार चल रही है। तो मुझे लगता है 2019 में एक बार फिर से मोदी जी वही चमत्कार करने जा रहे हैं जो उन्होंने 2014 में किया था। और मुझे लगता है ऐसा दौर है जैसे बंगाल में ममता बनर्जी को हरा के साबित कर दिया कि किसी गठबंधन की भी जरूरत नहीं है, किसी की सहारे की भी जरूरत नहीं, बीजेपी अपने दम पर सब कुछ कर सकते हैं। मुझे याद है जब हरियाणा का चुनाव था, उससे पहले केवल 3 विधायक बीजेपी के थे हरियाणा के अंदर, और फिर पूर्ण बहुमत की गठबंधन थी। तो इसी तरीके से मुझे लगता है 29 में एक बड़ा उलटफेर या बड़ा मैजिक